हेलो वीवर्स। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट डायरिया, और डायरिया में भी एक्यूट डायरिया के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। और मेनली ये जो टॉपिक है ये मैं कुमार भृत्य के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताने जा रही हूँ आपको, जनरली पीडियाट्रिक्स में, क्योंकि डायरिया जो है अडल्ट के अंदर वो एज ए सिम्टोमेटिक लिया जाता है, ठीक है, लेकिन मेन जो फोकस किया जाता है डायरिया में वो बच्चों के ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो अभी आज मैं जो टॉपिक अपना डिसाइड करूँगी वो अकॉर्डिंग टू पीडियाट्रिक्स सिलेबस ही डिसाइड करूँ, बता रही हूँ, आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो आप इसे अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं बात करती हूँ अबाउट डायरिया। डायरिया में भी एक्यूट डायरिया। डायरिया आपने सुना होगा, वन इज़ एक्यूट, नेक्स्ट इज़ परसिस्टेंट एंड अदर इज वन इज़ क्रोनिक डायरिया। तो मैं आपको मतलब स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम एक्यूट डायरिया की डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट डायरिया। सो व्हेन कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल चेंजेस देन इट इज़ नेम्ड एज द डायरिया। कंसिस्टेंसी मीन्स दैट इज लिक्विड और वाटरी स्टूल एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स ग्रेटर देन 3 पर डे, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो स्टूल की कंसिस्टेंसी यानी कि लिक्विडिटी अगर स्टूल के अंदर बढ़ रही है, ठीक है, आपका वाटरी स्टूल कंसिस्टेंसी आ रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, अगर मान लो कोई भी पर्सन है वो पर डे के हिसाब से अगर मान लो 3 टाइम से ज़्यादा अगर उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है तो इट मीन्स पेशेंट क्या है, डायरिया की प्रॉब्लम है वहाँ पे। एक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और क्रोनिक डायरिया ये डिपेंड करता है ऑन ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या समझेंगे, जनरली क्या होता है, अगर नॉर्मली किसी भी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है, किसी भी, सबसे पहले अगर मैं पहले इटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो डायरिया किसी भी वजह से, उसका मान लो कोई फूड की एलर्जी हो गई, कोई आप ऐसे एंटीबायोटिक या फिर कोई ऐसे ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जो आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर जिसकी डोज हैवी है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई सिस्टमेटिक इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो गया है, लाइक यूटीआई की प्रॉब्लम है किसी को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, या फिर ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम है तो उनको हो सकता है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल कंडीशन जैसे अपेंडिसाइटिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, या फिर एक ऑटोइम्यून डिजीज़ आती है जैसे हर्सप्रुंग डिजीज़ वगैरह है, तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है। इसके अलावा डायरिया आपको एक स्ट्रेस फैक्टर भी होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर जनरली डायरिया होता है जैसे स्ट्रेस फैक्टर या मैंने इस तरीके के बताया, तो ये क्या होता है, जनरली 3 to 5 डेज़ के अंदर अपने आप भी सबसाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 to 5 डेज़ के अंदर वो सबसाइड नहीं होता है, अगर 3 to 5 डेज़ के अंदर वो सबसाइड हो जाता है, इट मीन्स वो एक्यूट डायरिया के अंदर, मतलब विद इन 7 डेज़ अगर आपका डायरिया सबसाइड हो जाता है, आपके साइन एंड सिम्टम रिकवर हो जाते हैं, तो आप उसको रखेंगे एक्यूट डायरिया के अंदर। अगर वो ग्रेटर देन 14 डेज़ हैं, ठीक है, अगर मान लो 7 दिन में आपका नहीं हुआ, 7 से ऊपर आपका चला गया है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट डायरिया अप टू 14 डेज़। और क्रोनिक डायरिया आप किसे बोलेंगे, क्रोनिक डायरिया के अंदर क्या होता है, परसिस्टेंट और क्रोनिक डायरिया में डिफरेंस यही है, क्रोनिक डायरिया की ड्यूरेशन तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसका जो ऑनसेट होता है वो इंसीडियस होता है, लेकिन परसिस्टेंट का जो ऑनसेट होता है वो इंसीडियस ना होके वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। कन्वर्ट का मतलब एक्यूट डायरिया का जो भी कोज है अगर वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो फिर वो परसिस्टेंट में कवरअप होता है। आगे बात समझ में। तो अब ये तो था कुछ, तो मैंने जैसे बताया कि नॉर्मली जो है कोई भी डायरिया होता है 3 to 5 डेज़ के अंदर सबसाइड हो जाता है। अगर वो विद इन 5 डेज सबसाइड नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कोई ना कोई आपको मेन पैथोजेनेसिस है जिसको आपका ट्रीटमेंट कराना कंपल्सरी है, ठीक है। और जनरली आपने देखा होगा, ये मैं एक लोकली टर्म बोल रही हूँ, बच्चों के अंदर ऐसा हम नहीं देखते कि हम 3 दिन तक बच्चे को स्टूल हो रहा है या 5 दिन तक मान लो न्यू इन्फेंट है तो हम अडल्ट में हम उसको देख सकते हैं, लेकिन जो इन्फेंट्स हैं हम उसके अंदर 3 या 5 दिन तक वेट नहीं कर सकते, तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी साइंस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करने से पहले जैसे मैंने इटियोलॉजिकल फीचर आपको बताए, इसके अलावा पहले हम बात करेंगे कि पॉजिटिव एगोनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव एजेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 4 से 5 पॉजिटिव एजेंट्स बताए गए हैं, जिनमें से इंडिया के अंदर सबसे मेन जो बताया गया है बच्चों के अंदर वो है रोटावायरस।
ये बताया गया है लिटरेचर में कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ केसेस जो होते हैं वो ड्यू टू रोटा वायरस की वजह से होते हैं। और रोटा वायरस के अंदर क्या होता है कि डायरिया के साथ साथ पेशेंट के अंदर एक सिम्टम होगा कि उसको अर्ली वोमिटिंग होगी, मतलब पहले पेशेंट को वोमिटिंग होगी और फिर मतलब डायरिया की प्रॉब्लम साथ में हो सकती है। ठीक है, और डायरिया जो होगा वो सीवियर डायरिया होगा। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा के अंदर जो डायरिया होगा उसकी जब आप कंसिस्टेंसी की बात करेंगे या फिर कलर की बात करेंगे तो उसके वो एक वर्ड दिया गया है पर्टिकुलर कि राइस वाटर डायरिया। जैसा चावल का जो पानी होता है मांड जिसको हम बोलते हैं वाइट कलर का, तो जो पेशेंट का जो स्टूल होता है उसका कलर और कंसिस्टेंसी कुछ कुछ उस तरीके की होती है। ठीक है, तो अगर पेशेंट आपका इस तरीके की कंप्लेंट देता है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये ड्यू टू कोलेरा है। ठीक है, इसके साथ साथ वोमिटिंग इसमें भी प्रेजेंट होती है। और ऐसा बताया गया है कि कोलेरा के अंदर विद इन आवर जो है, अगर मान लो पेशेंट को ठीक तरीके से नहीं संभाला जाता है तो विद इन आवर पेशेंट जो है सीवियर डिहाइड्रेशन में जा सकता है। इसके अलावा इकोलाई कोज कर सकता है डायरिया, या फिर साल्मोनेला भी कोज कर सकता है डायरिया, सिजेला भी कोज कर सकता है। लेकिन इकोलाई, साल्मोनेला और सिजेला जो है ये तीनों ही जनरली डिसेंट्री कोज, मतलब ज़्यादा जो मेन इंसिडेंट्स होते हैं वो इसके डिसेंट्री के होते हैं। डिसेंट्री अगर स्टूल के साथ आपका अगर ब्लड स्टेन आता है, ब्लड मीन्स अगर मान लो स्टूल के साथ साथ आपको हल्का रेडिश कलर लग रहा है या फिर लग रहा है आपको हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है तो हम उसको डायरिया ना बोल के डिसेंट्री बोलेंगे। तो इकोलाई, सिजेला और साल्मोनेला जनरली ये जो है डिसेंट्री कोज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो अगर कोई वैसा पेशेंट है जिसको किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर पहले ही किसी इन्फेक्शन की वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन से एंटीबायोटिक वगैरह चल रही हैं। ठीक है, और ऐसे केस में अगर जनरली किसी बच्चे को डायरिया है तो ऐसा देखा गया है कि जनरली वहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो या तो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है या फिर जो होता है वो डिफेसिल, क्लोस्ट्रीडियम डिफेसिल जो ऑर्गेनिज्म होता है, इन दोनों में से कोई एक जनरली पाया जाता है। ऐसा नहीं है, दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन मेन मतलब ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो इन दोनों के ही मिलते हैं। तो ये था आपका अबाउट पॉजिटिव एजेंट। अब मेन है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है बच्चों में, जनरली किस वजह से ये हो सकता है। तो देखो, सबसे मेन तो है हाइजीन। सबको पता है कि अगर आप हाइजीन प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। दूसरा, अगर बेबी को फीड नहीं कराती हैं, बेबी अगर फीडिंग आउटर फीडिंग अगर ले रहा है, मान लो फॉर्मूला मिल्क ले रहा है या फिर कोई अदर मिल्क ले रहा है तो उसकी वजह से इंडाइजेशन होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा फूड प्रिपरेशन, मान लो जो भी आप बच्चों को बना के खिला रही हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है या फिर खाने को बनाने में जो प्रिपरेशन जो रेशो होता है उसमें कोई दिक्कत आ रही है या फिर वहाँ पे भी हाइजीनिक कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे का प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, जब हम लोग इम्यूनाइजेशन कराते हैं तो उसमें एक वैक्सीन होती है रोटा वायरस की जो दी जाती है बच्चे को, अगर वो बच्चे को इम्यूनाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो ऐसे केस में भी बच्चे को बार बार ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जैसे बाकी कुछ बताया था कि कुछ ड्रग्स हैं। ठीक है, तो मेन जो है जो इन्फेंट्स के केस में फीडिंग और हाइजीन प्लस इम्यूनाइजेशन, ये तीन फैक्टर जो मेनली ज़्यादा हैं। इसके अलावा जब मान लो किसी की इम्यूनोडेफिशिएंसी मान लो है, इम्यूनिटी काफ़ी वीक है, ठीक है, कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी जो है पेशेंट की वो और ज़्यादा वीक हो गई है, तो ऐसे कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो मेन जो तीन क्राइटेरिया थे वो तीन ही थे, एक तो प्रॉपर हाइजीन, नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन एंड नेक्स्ट वन इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। अब मैं बात करती हूँ अबाउट पैथोजेनेसिस कि जनरली होता क्या होता है, जहाँ पे डायरिया आता है वहाँ पे हमारी जो मेन फोकस होता है वो डिहाइड्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होता है वो बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाना होता है। तो इसके लिए समझा जाता है कि डायरिया के अंदर डिहाइड्रेशन कैसे होता है, बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसमें डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, टॉपिक बड़ा है इसलिए एक वीडियो के अंदर कवर अप नहीं हो सकता। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 वीडियो आपको लगेंगी 10-15 मिनट की। तो अब मैं बात करती हूँ पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में देखो सबको पता है कि हमारा जो बॉडी होती है वो जनरली जो है